हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लर्न एंड प्रेप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने सेल का चैप्टर पार्ट 1 किया था, ठीक है। और आज हमारा पार्ट 2 है सेल का। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम याशिका मित्तल एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 705 मार्क्स इन नीट यूजी 2024। हियर आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन from NEET 2000, okay? Function of telomere in nucleus is. So सबसे पहले हम समझते हैं कि टीलोमेयर क्या होता है। ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की जो एंडिंग होती है, राइट, क्रोमोसोम की जो एंडिंग होती है यहाँ पे होता है टीलोमेयर। ये एक ग्वानिन रिच होता है, ठीक है, ग्वानिन रिच होता है। एनिमल्स में इसका एक एग्जाम्पल है कि ग्वानिन रिच न्यूक्लियोटाइड AATGGG, ओके। ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ टीलोमियर इन एनिमल्स। तो जो टीलोमियर होता है वो होता है आपका जो क्रोमोसोम है उसकी एंडिंग्स पे। टीलोमियर का काम क्या होता है? जब भी कोई रेप्लिकेशन होती है डीएनए में तो उसमें वो हेल्प करता है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे जो टेलोमेयर है उसकी वो कमज़ोर होने लग जाता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है। और यही कारण होता है कि जब हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जितनी भी वीकनिंग हमारी बॉडी में आती है वो सब इसकी वजह से होती है। तो फंक्शन ऑफ टीलोमेयर इन न्यूक्लियस इज टू सील द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। ये बात सही है, क्रोमोसोम के एंड पे है। फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं। To recognize the homologous chromosome, no. To initiate the RNA synthesis, no. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि टीलोमियर क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम के एंड्स को सील करता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीट 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। लाइसोसोम कंटेन्स। तो अगर आपने हमारा कल का सेशन नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और इन एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो होता है 5। ऑप्टिमम पीएच 5 होता है जिसपे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, again NEET 2000. Which of the following ribosomes are engaged in protein synthesis in animal cell? ठीक है, तो राइबोसोम्स, सबसे पहले राइबोसोम्स को बोला जाता है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। इसका क्या मतलब है कि हर एक ऑर्गेनेल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1, राइबोसोम्स ऑफ न्यूक्लियोलस एंड साइटोसोल। साइटोसोल और न्यूक्लियोलस देख लेते हैं। ये हमारा सेल है, लेट्स से ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस आरएनए बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म है, अच्छा ठीक है, साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जो ओनली लिक्विड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म में, जब उसमें से साइटोप्लाज्म में से हम सेल ऑर्गेनेल्स को माइनस कर देंगे, राइट, तो सिर्फ लिक्विड पोर्शन बचेगा, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, राइबोसोम्स विच अकर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर। तो क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की बात है तो कौन से राइबोसोम काम करेंगे? वो राइबोसोम काम करेंगे जो न्यूक्लियस और ईआर के पास है, क्योंकि ईआर हमारा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में काम करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी साइटोसोल में जो आरएनए वो किस चीज में काम कर रहे हैं, तो राइबोसोम जो है वो किस चीज में काम कर रहे हैं, वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये वाले जो प्रोसेस है उनमें हमको हेल्प करते हैं, राइट। राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल, नो। माइटोकॉन्ड्रिया में काम किस चीज का हो रहा है? एनर्जी का काम हो रहा है कि एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है। एंड राइबोसोम ऑफ ओनली साइटोसोल, नहीं, ठीक है।
तो ईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कल के सेशन में मैंने आपको समझाया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर आपस में एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं कि हम ये भी कहते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिराइव हुई है ईआर से। ठीक है, तो ये दोनों हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीट 2001 से है। ठीक है, प्रोटीनिशियस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न विद लाइट। तो पहली बात प्रोटीनिशियस बोला गया है, दूसरी बात लाइट से कंसर्न। ऑप्शंस देखें, एक ही ऑप्शन में फाइटो है, राइट, एंड फाइटो मीन्स लाइट। इस क्वेश्चन को तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में फाइटो दे रखा है और हमें पता है फाइटोक्रोम, कलर्ड पिगमेंट्स, राइट। क्रोमा मतलब कलर्ड एंड फाइटो लाइट, ये वो पिगमेंट्स हैं जो लाइट से कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीट 2001, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन। ये क्वेश्चन पहले भी हमने देखा, कब देखा था, हमने कल की क्लास में देखा था ये क्वेश्चन, राइट। इससे पिछली जो क्लास थी हमारी सेल का पार्ट 1, उसमें देखा था। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस में होते हैं, सेंट्रियोल में होते हैं, और सेंट्रियोल ही बेस है किसका, सीलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, और सेंट्रियोल ही किस में हेल्प कर रहा है, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में। तो सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर और फ्लैजिला, इन तीनों में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2001, क्वेश्चन नंबर 6, एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द मिडल लैमेला इज। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। जैसे प्लांट सेल है, ठीक है, ओके, ये मान लीजिए ये एक एनिमल सेल है और ये है एक प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, जब डिवाइड होता है तो एनिमल सेल इस तरह से डिवाइड होता है कि वो ऐसे दो पोर्शन बनते हैं उसके, राइट। एंड देन वो फाइनली डिवाइड हो जाता है और दो नई सेल बन जाती है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में बीच में से शुरू होता है, यहां से शुरू होएगा और ऐसे डिवीजन होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। आप लोग मुझे बताएंगे इसमें से सेंट्रीपिटल कौन सा है और सेंट्रीफ्यूगल कौन सा है। ठीक है, कमेंट्स में आप मुझे बताइए। तो प्लांट सेल इस तरह से डिवाइड करता है और जब वो डिवाइड करता है तो ये जो बीच में बनेगा सेपरेशन, ये ऐसे रह जाएगा और ये दो प्लांट सेल बन जाएंगे। ये जो सेपरेशन होता है दो सेल्स के बीच में, दिस इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किस चीज से बना हुआ होता है, एनसीईआरटी की लाइन है कि मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडल लैमेला इज कैल्शियम। कैल्शियम जरूरी होता है मिडल लैमेला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीट 2002, इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कल मैंने आप लोगों को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया था, राइट, कि किस तरह से होता है। लिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल, राइट, और क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के बारे में बताया था मैंने। और क्या बताया था, लेटरल मूवमेंट बताया था, लेटरल मूवमेंट बताया था। तो अब इसमें देख रहे थे क्या पूछ रहा है। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, रॉन्ग, ये पोलर हेड था और ये नॉन पोलर टेल, ठीक है, ये नॉन पोलर टेल। और पोलर हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रोटीन फॉर्म्स अ मिडल लेयर, नहीं, मिडल लेयर क्यों बनाएगी, मिडल लेयर तो लिपिड की बनी हुई है ना। प्रोटीन तो कहीं कहीं पे ऐसे प्रोटीन चैनल्स बना रहे हैं या फिर ऐसे बीच में एक्सट्रेंसिक प्रोटीन इस तरह से लगे हुए हैं, तो प्रोटीन्स की मिडल लेयर नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक सही है बट नॉन पोलर गलत है, पोलर होती है, राइट, कल हमने देखा था ये। और फोस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बायोमोलिकुलर लेयर इन द मिडिल पार्ट, ये सही बात है कि लिपिड्स की बाई लेयर होती है, यही हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नीट 2002 का, ठीक है। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, अभी हमने कुछ 3-4 मिनट पहले समझा है कि राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। क्या समझा था हमने, ये हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 2003, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, टोटिपोटेंसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटिपोटेंसी क्या होता है, टोटिपोटेंसी होता है कि जब एक सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी हो, ठीक है, पोटेंसी मींस पोटेंशियल, which again means capacity, ठीक है। तो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का मतलब होता है जब सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरा ऑर्गन या पूरा ऑर्गेनिज्म को खुद बना सकता है, दैट इज नोन एज सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। सभी यूकैरियोटिक सेल्स नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे हाथ का आप सेल ले लेंगे, राइट, अपने हाथ का अगर सेल ले लेंगे तो क्या वो पूरी ह्यूमन बॉडी बना देगा या वो क्या पूरा हैंड बना देगा, तो नहीं बना सकता। तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स नहीं, ओनली जिम्नोस्पर्म सेल्स, नो। बैक्टीरियल सेल्स नहीं, बैक्टीरियल सेल तो वैसे ही सिंगल सेल होता है, तो मैं सिंगल सेल से बनाऊंगी क्या, सिंगल सेल से मुझे कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाना है, सिंगल सेल अपने आप में ऑर्गेनिज्म है भाई यहाँ पे। ऑल प्लांट सेल्स, बिल्कुल। प्लांट सेल में आप देखते हैं हमने सीड डाला पूरा प्लांट बन गया, राइट, हम रोज में स्टेम कटिंग डालते हैं पूरा प्लांट बन जाता है। तो प्लांट्स के पास होती है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल प्लांट सेल्स, ओके। नीट 2004, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पता है, क्लोरोप्लास्ट की एक लेयर, देन उसके अंदर एक इनर लेयर, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं ऐसे सैक लाइक थाइलाकॉइड्स। अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा,
इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, और दो थाइलेकॉइड्स को जो जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। ओके, अब इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहां, ठीक है, और यहां। तो स्ट्रोमल लैमेली पे, थाइलेकॉइड पे, ठीक है, ग्रेनल थाइलेकॉइड यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन आउटर मेम्ब्रेन नो, इनर मेम्ब्रेन नो, थाइलेकॉइड एब्सोल्युटली, स्ट्रोमा नो। ऐसा नहीं होता है कि जो इस यहाँ पे स्ट्रोमा में ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, थाइलेकॉइड्स पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट पर क्लोरोफिल होते हैं वो कहाँ होते हैं? थाइलेकॉइड्स पर। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नीट 2004। The telomere of eukaryotic chromosomes consist of short sequence of। ठीक है, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन सेल चैप्टर के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अगेन मैं बोलूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में समझाया था कि टीलोमेयर में ग्वानिन रिच रिपीट्स होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है AAT ट्रिपल G, ग्वानिन रिच, राइट, ग्वानिन रिच होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। फिर से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है, हम इसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर पीवाईक्यू है तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीट 2005। द मेन organelle involved in modification and routing of newly synthesized protein to their destination is। ठीक है, कल मैंने बताया था, जैसे लेट से ये ER है, ER से प्रोटीन बनेगा, और वो जाएगा गोल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, इस तरह से सिस्टेज ट्रांसफेज, राइट। तो ईआर से गोल्जी बॉडी में जब प्रोटीन को मॉडिफाई होने के लिए जाना, तो उसे भेज कौन रहा है? ईआर ही तो भेज रहा है खुद। भाई ईआर अपने प्रोटीन्स को यहां भेज रहा है, तभी तो वो मॉडिफाई हो रहे हैं। तो उसमें बोला है कि रूटिंग टू देयर डेस्टिनेशन, कौन सा ऑर्गेनल इस चीज में इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे आंसर क्या है, गोल्जी बॉडी या फिर ईआर? वैसे इस क्वेश्चन को इजी बना दिया गया है, वरना एक ऑप्शन 5 होना चाहिए, गोल्जी बॉडी, जो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, राइट। यहाँ पे आंसर आएगा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मॉडिफिकेशन के लिए प्रोटीन्स को कौन भेज रहा है गोल्जी बॉडी के अंदर? ईआर भेज रहा है। तो ईआर मेन ऑर्गेनल है रूटिंग टू देयर डेस्टिनेशन, राइट। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नीट 2005 का। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, cell membranes are semi-fluid where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following are incorrect? ठीक है, it should be which of the following statement is। तो पहला स्टेटमेंट, प्रोटीन्स इन अ सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर। कौन से मूवमेंट की बात हो रही है? लेटरल मूवमेंट की।
ये बात बिल्कुल सही है। कल मैंने बताया था कि प्रोटीन कौन कौन सा मूवमेंट शो करेंगे, लेटरल मूवमेंट बस, और लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड ऑल्सो द लेटरल मूवमेंट। ठीक है, प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, नहीं, ये बात गलत है। प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद देयर सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है एम्बेडेड होता है, ठीक है। मैनी प्रोटीन्स कंप्लीटली एम्बेडेड, दोनों स्टेटमेंट सेम ही बोले गए हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो करते हैं? लिपिड बाइलेयर शो करती है, ठीक है। प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ लेटरल मूवमेंट शो करेंगे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नीट 2005 का है, ठीक है। केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, राइट, पर हम देख सकते हैं क्या होता है। केमियोस्मोटिक थ्योरी क्या बताती है? एटीपी, हाउ एटीपी फॉर्म, ठीक है। होता कैसे है? जब एक मेम्ब्रेन में ऐसे H+ एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि H+ एक जगह ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से मूवमेंट होता है H+ का, और एटीपी सिंथेटेज काम करता है। कल हमने देखा था एटीपी सिंथेटेज क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कल का लेक्चर देखिए, मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर जो था सेल का, सेल पार्ट 1, वो देखिए, ठीक है। और इसकी वजह से एटीपी सिंथेटेज काम करता है, जिससे एटीपी बनती है, एटीपी फॉर्म। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट एग्जैक्टली H+। मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हमारा जब जूलॉजी में आता है, राइट, कि क्या बोलते हैं हम लोगों के मसल्स किस तरह से काम करते हैं, तब मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात आती है। एक्यूमुलेशन ऑफ Na+ आयंस, K+ आयन, नो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नीट 2005 का अगेन। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, कि सेंट्रोमियर किस लिए चाहिए होता है। अगर वैसे मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन है हमारा, सेल में ले सकते हैं, बट आई थिंक सो सेल डिवीजन में ज़्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को लेना। सेल डिवीजन में क्या होता है? एनाफेज में इस तरह से सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्रोमोसोम मूव करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्रॉसिंग ओवर तो पैकाइटिन में होता है, और रिकॉम्बिनेज चाहिए होता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं, साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 नीट 2005, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। अभी क्वेश्चन ये वाला रिपीट हो गया, राइट। कुछ साल पहले भी देखा था हमने, शायद 2003 में था, अगेन 2005 में। पायरेनॉइड्स नहीं। आप लोगों को पता है पायरेनॉइड्स क्या होता है? पायरेनॉइड्स होता है ग्रीन एल्गी में, ठीक है। स्ट्रोमा नो, ग्रेना यस। मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे ग्रेनल थैलेकॉइड्स होंगे और उनके ऊपर इस तरह से हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
नीट 2006 का क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 17। A major breakthrough in the study of cell came with the development of electron microscope. This is because, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में पहले मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी। ठीक है, डिस्कवरी कब हुई थी ये आप लोग मुझे बताइए। एंड अगली चीज की क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद चीज़ों को देखना हमारे लिए बहुत आसान हो गया था। ठीक है, हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनल्स को डीपली स्टडी कर सकते थे, सेल को डीपली स्टडी कर सकते थे। तो ऐसा क्या हुआ था, उससे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते थे। ऑप्शंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू थिक मटेरियल्स वेयर एज लाइट माइक्रोस्कोप रिक्वायर्स थिन सेक्शन। नहीं। द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हाइयर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये कंसिडर किया जा सकता है। Electron microscope is powerful than light microscope as it uses beam of electron. नहीं, माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम किसी भी चीज को कितना ज्यादा बड़ा करके देख सकते हैं, ये बात होगी यहाँ पे। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 200 से 350 nm एज कंपेयर टू 0.1 nm फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये डाटा भी सही है, ये डाटा भी सही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इतनी ज़्यादा थी। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, बट नॉलेजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नीट 2006 का। स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, बिल्कुल सही बात है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये। द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसा कुछ हमें नहीं बताया गया। ठीक है, अगर आप कभी भी किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप बस उन ऑप्शंस को चेक कर लीजिए जिनके बारे में आपको पता है या जिनके बारे में नॉलेज है कि हमने ये पढ़ रखा है। तो जैसे हमें पता है कि ये स्टेटमेंट तो सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। सीलिया एयर आर हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेजेस, ये बात बिल्कुल सही है। सीलिया किस तरह से होता है, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, या कोई भी एक सेल है। ये कोई भी एक सेल है और सीलिया उसमें ऐसे हेयर लाइक अपेंडेजेस की तरह होते हैं, और फ्लैजिला ऐसे होता है फिलामेंट की तरह। ठीक है, तो ये हेयर लाइक सेल्युलर अपेंडेजेस। सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग द 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। बिल्कुल सेंट्रियोल 9+0 अरेंजमेंट एंड सीलिया 9+2 अरेंजमेंट। आप लोगों के लिए आज की ट्रिक, सेंट्रियोल में O आता है इसलिए यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ पे डबलेट आएगा या ट्रिपलेट आएगा, ये कैसे याद रखना है। तो सीलिया, ठीक है, हेयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सीलिया जिसमें 2 आ रहा है उसमें डबलेट्स होंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो है उसमें ट्रिपलेट्स होंगे। ये छोटी सी ट्रिक है आप लोगों के लिए याद करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये सही है। ऑप्शन सेकंड, कैल्शियम के फ्लक्स से कंट्रोल नहीं होता है सीलिया। सीलिया और कैल्शियम का क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नीट 2006।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। नॉट को करेंगे अंडरलाइन। माइटोकॉन्ड्रियल के बारे में बोला, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। एंड इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे। वैसे इस स्टेटमेंट का मतलब है जैसे सीव है, सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, वो परमिएबल है, ज्यादा मोर परमिएबल है। दूसरा, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है, क्योंकि वो देखेगी कि मैं अपने ऑर्गेनल के अंदर किसको आने दूँ और किसको नहीं। आउटर मेम्ब्रेन नहीं देखती इतना, सो इट इज मोर permeable. The enzymes of the electron transfer chain are embedded in the outer membrane. No, inner membrane. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो जाए, एक मिनट। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2007 क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, स्टार मार्क करते हैं, ठीक है। अपने नाम के इनिशियल्स लिख लीजिए, जिसको भी लिखने हैं। मेरा है यामी स्टार, ओके। ये बिल्कुल सही बात है। आप लोग एक काम कीजिए कि कंपेयर कीजिए, साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज हमें याद नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए कंपेयर कीजिए। ये आपका होमवर्क। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, बिल्कुल सही बात है। और इन्हें क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। बोथ कंटेन एन इनर एंड एन आउटर मेम्ब्रेन, सही बात है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, द थाइलाकोइड स्पेस सराउंडेड बाय। तो ये बात दोनों के लिए नहीं लिख सकते ना, थाइलाकोइड की बात दोनों के लिए कैसे लिख सकते हैं? थाइलाकोइड तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में। तो ये स्टेटमेंट पार्शियल सही थी, इसलिए गलत हो गई, क्योंकि थाइलाकोइड वाली बात हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के लिए लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नीट 2007। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एटॉमिक लेवल नहीं, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। हाँ, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये चीज कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। कहाँ पढ़ा था हमने? इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर से आप जाके रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नीट 2008। कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अगेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को नीट ने इतनी बार पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए, ठीक है। For the structure of cell membrane, which of the following statement is correct? Correct with respect to movement of lipid, ठीक है। अगेन लिपिड और प्रोटीन का जो मूवमेंट है उसके बारे में बताना है।
फिर से बता रही हूँ कि लिपिड लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप दोनों मूवमेंट शो करेगा, और प्रोटीन सिर्फ लेटरल मूवमेंट। बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, गलत। while lipids can rarely flip flop, proteins can not। इस लाइन को हम कंसिडर कर सकते हैं, प्रोटीन्स कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप, सही बात है। प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, गलत। नीदर कैन फ्लिप फ्लॉप, गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा कि लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप और प्रोटीन्स कैन नॉट, क्योंकि जैसे हमारी जो बाइलेयर होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है, तो इसमें लेटरल मूवमेंट इजी है एज कंपेयर टू फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो कभी कभी होता है और लेटरल मूवमेंट इजी होता है, और प्रोटीन्स कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, कैन नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नीट 2008। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन, ठीक है। सेल के लिए बोले तो पहले नीट ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अब नहीं पूछता, ठीक है। सेल के लिए बोले तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। प्रोप्लास्टिड, ये तो इमेच्योर फॉर्म है प्लास्टिड्स की, ठीक है, तो ये मैच्योर होके क्या बनाएंगे, प्लास्टिड बनाएंगे। तो इनका डिग्रेडेशन से कोई मतलब नहीं है। पेरोक्सिसोम ऑक्सीडेशन शो करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Glycoxysome, yes, shows degradation in fatty acids. Mitochondria सेल्यूलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो डिग्रेडेशन अच्छा है, डिग्रेडेशन शो करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ग्लाइकोसाइम के बारे में सेल चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये याद कर सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, आप अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, नीट 08। द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट अ क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है, और मतलब मैं बोलूँगी कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं आई थिंक सो उनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड है ये। अगर सोचो तो बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा, और अगर नहीं सोच सकते तो फिर हार्ड है, फिर नहीं आएगा। अब क्या होता है, राइबोसोम की दो यूनिट है, वो कब आपस में आके जुड़ती है, ये हमने पढ़ा है क्लास 12th में कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तब वो दोनों यूनिट्स आके जुड़ेंगी। अब वो दोनों यूनिट आएंगी और जुड़ेंगी, और वो किस चीज़ के लिए जुड़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। किस चीज़ का काम है, हमारे क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम में कौन सा आयन है, इजी है, मैग्नीशियम। तो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, नीट 08। वैक्यूल इन अ प्लांट सेल क्या होता है, membrane bound, it should be lax membrane, ये गलत हो गए दोनों। मेम्ब्रेन इसकी होती है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। कंटेन स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, नहीं, कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये सही बात है।
ऑल्सो सैप, राइट। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नीट 2009, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीनिशियस फिलामेंट। बहुत सिंपल है, अब इसमें क्या ही करना है, मतलब एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है कि साइटोस्केलेटन्स प्रोटीनिशियस फिलामेंट से बने हुए होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 27, नीट 09, प्लाज्मोडेस्माटास आर। ठीक है, देखो ये एक प्लांट सेल है, ये एक और प्लांट सेल है, ठीक। यहां जो बीच में है ये है मिडिल लैमेला। कैसे बनी थी, अभी कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने बताया था आपको। यहाँ पे फिर आएगी प्राइमरी सेल वॉल, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत बच्चों को प्लाज्मोडेस्माटा पता होगा, ठीक है, पर जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये जो बीच में कनेक्शन है जिससे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नो, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स हाँ, मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा गलत, लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल, लेयर तो है ही नहीं, है कनेक्शन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, बट मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को ये नहीं आता मैं उनको बेसिक से सिखा सकूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ताकि उनको ये चीज़ हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नीट 09, मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, अभी मैंने बताया था कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट। क्वेश्चन नंबर 29, नीट 2010, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। कुछ नहीं है, पहले प्लाज्मोडेस्माटा का डेफिनेशन पूछ लिया था, इस बार डेफिनेशन देके स्ट्रक्चर पूछ लिया है। तो ट्रांसपोर्ट का अच्छा पाथवे क्या है कि हमारे पास दो सेल हैं और उनके बीच में एक कनेक्शन है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, और इस कनेक्शन का क्या नाम है? अगर एनिमल्स में देखें तो इन कनेक्शंस को बोलते हैं गैप जंक्शन, और अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, नीट 2010, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। दो ही है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। डिक्टियोसोम, ठीक है, आप लोग मुझे बताइए डिक्टियोसोम क्या होता है, मैं बता देती हूँ। चलो, प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं इन प्लांट्स,
आपको किसी भी क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि चारों ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है वो ऑप्शन हमारा आंसर क्यों नहीं है। पेरोक्सिसोम में भी नहीं होता है खुद का डीएनए, और लाइसोसोम में तो कुछ भी नहीं होता है। लाइसोसोम में तो सिर्फ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नीट 2010, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये आज का हमारा शायद 4th या 5th क्वेश्चन है जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कर रहे हैं। लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, नहीं, लिपिड की बाइलेयर में। फोस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन प्रोटीन लेयर, गलत, उल्टा लिख दिया। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये सही है। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, अगेन रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं फोस्फोलिपिड की लेयर में, और जो होते हैं एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नीट 2010। ठीक है, द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल। वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल का मतलब है कि जितनी भी सेल रिएक्शंस हो रही है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, एनर्जी वगैरह बन रही है, ये सब कहाँ हो रही है? तो एनसीईआरटी लिखती है द मेन एरेना। एनसीईआरटी में सीधी सीधी स्ट्रेट ये लाइन लिखी है, द मेन एरेना ऑफ मोस्टली ऑल द टाइप ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। क्या है वो? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हो रही है हमारी सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये बेस्ट तरीका है साइटोप्लाज्म को डिफाइन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नीट 2010। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड A, B, C, D इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट। ओके, ये वाला ट्राई करो। A क्या है? ठीक है, कल देखा था हमने। ये A क्या है? यहाँ पे RER, B देख लीजिए SCR, C न्यूक्लियस। कल मैंने आपको बोला है कि इसका डायग्राम आपको देखना है। अगर आपने कल की क्लास से ये वाला डायग्राम देखा होगा तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि A, B, C क्या है और D क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है। अगर ये पूरा एक सेल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ और ये D को मार्क कर रहा है, तो D क्या है? D है हमारा साइटोप्लाज्म। या मे भी साइटोसोल भी कह सकते हैं। तो ARER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख रहे थे A में 5th कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 and 3। B 4 या 1? B 4 क्या है? SCR, ठीक है, ये हो गया। और 1 क्या है? क्रिस्टी, वो गलत है। तो ये वाला ऑप्शन मैच हो गया। A का 5, B का 4, C न्यूक्लियस 8 एंड D साइटोप्लाज्म 3rd। मैच हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, नीट 2010। An elaborate network of filamentous protein structure present in the cytoplasm which help in maintenance of cell shape is called। तो सेल की शेप मेंटेन करने के लिए फिलामेंट्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है। स्केलेटन क्या होता है? एक ह्यूमन स्केलेटन की बात अगर हम करें तो स्केलेटन क्या होता है? शरीर का ढांचा, यानी कि जो शरीर की बॉडी की जो शेप है उसको बना रहा है, ठीक है, वो होता है स्केलेटन। और साइटो मीन्स सेल, तो जो सेल की शेप बना रहा है उन नेटवर्क्स को हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नीट 2011, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन की बात कर रहा है, और प्रोटीन कहाँ बनते हैं? क्रोमोप्लास्ट नहीं, राइबोसोम्स सही है, क्लोरोप्लास्ट गलत, माइटोकॉन्ड्रिया गलत। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है? एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट तो फूड सिंथेसाइज में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये कलर्ड पिगमेंट्स कंटेन करता है जो कि फ्लावर्स में या फिर किस में होते हैं? या तो फ्लावर में होते हैं या फिर फ्रूट में होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, या कहें प्रोटीन सिंथेसाइज करने में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, नीट 2011, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। कल देखा था हमने, एक होता है ग्लाइकोसाइडेशन और एक होता है ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बताया था मैंने? डी से याद रखना है, साइडेशन, और प्रोटीन्स के लिए ग्लाइकोसाइलेशन। और ये दोनों किस में होते हैं? गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस ऑप्शन नंबर थर्ड की साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नीट 2011 का, ठीक है। द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, 4 पार्ट्स लेवल A B C D, करेक्ट मैच करना है फंक्शंस के साथ। डी क्या है? डी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, बी है इनर मेम्ब्रेन, ए जहां तक मुझे लग रहा है ये हो गया मैट्रिक्स, और सी इन फोल्डिंग्स पे है ना, तो ये हो जाएगा क्रिस्टी। देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। पार्ट बी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, सी क्रिस्टी, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, सही है, डी आउटर मेम्ब्रेन है, सही है। तो इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, बिल्कुल सही है। क्रिस्टी possesses सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। तो इसमें गलत क्या बोला गया फिर? डी को देख लेते हैं, गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, नहीं ये नहीं होता, ठीक है। मैट्रिक्स मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, ओके, ठीक है। तो क्रिस्टी पे नहीं होता ना सिंगल सेलुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, वो तो मैट्रिक्स में होगा। ये पॉइंट तो मैट्रिक्स के लिए, और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नीट 2011, which one of the following is not considered as a part of endomembranous system? कल एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं। शायद अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देती हूँ। वी गर्ल, वी फॉर वैक्यूल, जी फॉर गोल्जी बॉडी, ER represents endoplasmic reticulum, and here L is lysosome, राइट। तो वैक्यूल बिल्कुल आता है, लाइसोसोम बिल्कुल आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आता है, पेरोक्सिसोम पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन
फोर्थ आंसर हो जाएगा कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में पेरोक्सिसोम हमारा पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, नीट 2012, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लामाइडोमोनास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी बना सकती हूँ अगर मैं ये बोल दूं कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में कौन सी एक चीज है जो डिफर नहीं करती है। इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इन्होंने घुमा दिया है कि दोनों की एक एक एग्जांपल लिख के दे दिया है कि प्रोकैरियोट्स में ई कोलाई आता है, यूकैरियोट्स में क्लामाइडोमोनास आता है, और इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो डिफर नहीं कर रही है। कल के लेक्चर में, पिछला जो लेक्चर था सेल पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफर नहीं करती। तो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डिफर करती है, सेल वॉल बहुत ज्यादा डिफर करती है, राइबोसोम बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन हमारा ऑप्शन होगा। राइबोसोम कैसे करता है, प्रोकैरियोट्स में 70s, यूकैरियोट्स में 80s। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं कि 55S RNA या राइबोसोम ह्यूमंस में होता है, अब वो कहाँ होता है वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका आज का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, नीट 2012। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स, दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम RNA। स्प्लाइसिंग की बात हम सीखेंगे क्लास 12th के जब क्वेश्चंस लगा रहे होंगे चैप्टर 6 के। ठीक है, तब हम सीखेंगे, वहीं पे मैं आपको इंट्रॉन्स भी बताऊंगी। दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, नहीं, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बात है। एंड द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, गलत, 70s, वेयर S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये बात तो सही है लेकिन ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, और स्प्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे कि इंट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आरएनए का कुछ ऐसा पार्ट जो हमारे यूजफुल नहीं है आगे। ठीक है, तो हम आरएनए को जब मैच्योर करते हैं तो इंट्रॉन्स को हम कट कर देते हैं और एक्सट्रॉन्स को रख लेते हैं, उसे कहते हैं हम स्प्लाइसिंग करना। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, सेल्फ स्प्लाइसिंग नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आंसर की है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू। तो आज का हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। हमने 40 क्वेश्चन किए, पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन किए थे। तो सेल के PYQ किए हमने बहुत सारे, ईयर 2000 से लेके 2024 इस साल तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इन लेक्चर्स को बहुत आराम से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेके आना है वो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उस चीज़ को कंसिडर करूंगी और नेक्स्ट टॉपिक वही लेके आएंगे हम। ठीक है, नहीं तो हम जो पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो हम 1 by 1 जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है अपना प्लानर, उस तरह से चलते हैं। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपको समझा दूंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, NCERT को बहुत ज़्यादा रटिए, बार बार पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।